डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा, तो इस एंट्री की वजह से देखो इस एंट्री का प्रभाव कहां कहां पर पड़ा। दो अकाउंट इफेक्टेड हुए, एक तो डेप्रिसिएशन और एक फर्नीचर। बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उस एसेट को हमने यूज करते करते, मतलब उस एसेट को हमने यूज किया फर्नीचर को, और उसकी वैल्यू में कमी आ गई। उस फर्नीचर को हमने यूज किया और उसकी वैल्यू में कमी आ गई, ठीक है ना। तो डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारी एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो ये हमारे लिए खर्चा हुआ या इनकम, ये हमारे लिए नुकसान हुआ, खर्चा हुआ, ठीक है ना। तो जितने भी नुकसान होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, वो सब डेबिट होते हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगा दो चाहे आप मॉडर्न अप्रोच लगा दो। और फर्नीचर जो हमारी एसेट है, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन लगने के बाद फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जिस एसेट की वैल्यू कम होती है वो एसेट क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन, थोड़ा खुला खुला लिख देते, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। दो हजार तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब हो गया, किसी एसेट की वैल्यू को, किसी एसेट को हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो होता है डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग हुआ, डाउनफॉल in the value of assets due to the regular use or with the passage of time। ये डेफिनेशन का मीनिंग है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट रूल, हमने अपने वर्कर से काम ले लिया,
लेकिन हमने उनकी सैलरी पे नहीं करी। हमने वर्कर से काम ले लिया लेकिन हमने उनकी सैलरी पे नहीं करी, तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे ऊपर ये कर्जा हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गई, इसे बोलते हैं लायबिलिटीज का पार्ट। तो लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्या होती हैं, क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। खर्चे का नाम तो इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंस ड्यू है एज वर्क टेकन, क्योंकि हमने काम तो ले लिया ना, तो हमारे ऊपर खर्चा ड्यू हो गया, तो खर्चा तो माना जाएगा, चाहे आपने पे किया हो चाहे पे ना किया हो, वो खर्चा माना जाएगा, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट तो हो गया। लेकिन यहां पर मैं दिखाऊंगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यानी कि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ये बताना है मुझे इस रूल के अकॉर्डिंग कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। जी, तो ये इसकी एंट्री बनेगी। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग पेड सैलरी फॉर द coming months, for which work is work has not been taken, यानी कि मैंने काम तो लिया नहीं, मैंने काम नहीं लिया लेकिन सैलरी पे कर दी, सैलरी पे कर दी और मैंने काम लिया नहीं। देखो लिखा ना, पेड सैलरी फॉर द कमिंग मंथ, लेकिन वर्क मैंने अभी तक लिया नहीं। जैसे कि अब कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है, वर्कर ने कहा मुझे कुछ सैलरी एडवांस में दे दो, तो हमने उसे सितंबर और अक्टूबर की सैलरी एडवांस में दे दी 5,000 रुपए। तो मैंने सितंबर अक्टूबर का काम थोड़ा ही लिया, अभी मैंने वर्क तो लिया नहीं लेकिन पैसे दे दिए, तो इसे बोलते हैं प्रीपेड, इसे बोलते हैं प्रीपेड। ये आपकी एसेट होता है। एसेट क्यों होता है, नाउ we have to take the work, या बोलो कि we
are authorized to take work now we are authorized to take work from him as we have already paid. हमने उसे पहले से ही पैसे दे दिए, ठीक है ना, तो मैंने उससे काम लेना है. अगर मैंने उससे कुछ लेना होता है तो ये मेरी क्या बन जाता है, एसेट, कि मैंने लेना है, और एसेट बढ़ रही है इसलिए एसेट क्या होगी, डेबिट होगी. मैंने कुछ लेना है, ठीक है ना, समथिंग आई हैव टू टेक. वो जो वर्कर है जिसे मैंने एडवांस में पैसे दे दिए, मैंने उससे काम लेना है, तो एक तरीके से मेरा वो डेटर बन गया, क्योंकि डेटर वो लोग होते हैं जिनसे मैंने कुछ लेना है. तो मैंने वर्कर से पैसे तो लेने नहीं है, मैंने तो वर्कर से काम लेना है. तो समथिंग आई हैव टू टेक मींस इट इज आवर एसेट. अब ये मेरी एसेट है तो ये डेबिट होगा, इसलिए प्रीपेड सैलरी को मैं डेबिट करता हूं एंट्री के अंदर. इसकी एंट्री आप बुक में देखोगे तो ये प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. तो बच्चों को अक्सर ये बात समझ आती है कि प्रीपेड सैलरी डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि प्रीपेड सैलरी आपकी एसेट है और एसेट बढ़ रही है इसलिए डेबिट होगा. अच्छा ईश्वांकी, नाराज ना हो, गाली देखा नहीं मैंने. हाँ बता. सर नमस्ते. नमस्ते. वो आउटस्टैंडिंग वाली ना समझ में नहीं आई थी. अच्छा, मैंने कभी हैंड रेज कर दिया था पर आपने मेरे को अनम्यूट ही नहीं करा. और दीदी मैंने देखा नहीं, सॉरी. अब देख, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मैंने काम तो ले लिया, वर्क हैज बीन टेकन, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए, तो ये मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ये मेरी लायबिलिटी होगी, ये मेरी क्या होगी, लायबिलिटी हो गई. और लायबिलिटी क्रेडिट होती है हमेशा, इसलिए एंट्री के अंदर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ. बेटा बताओ, बाकी बोलो बेटा. हाँ जी सर. हो जाएगा. हाँ जी. चलो, इशिका बोलो बेटा. सर नमस्ते. नमस्ते बेटा. सर प्रीपेड वाले में सर कैश डेबिट नहीं होना चाहिए, वो क्रेडिट नहीं होना चाहिए. नहीं नहीं, दो बातें होती हैं इसके अंदर, दो बातें होती हैं इसके अंदर. ये होता है कि मैंने जब सैलरी एडवांस में पहले पे कर दी और पता मुझे बाद में चला, तो मैंने वाला केस बताया अभी आपको कि जो सैलरी मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, पता मुझे बाद में चला. आप लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर ज्वाइन किए होंगे मेरे आउटसाइड प्रीपेड के, याद है ना, कुछ हल्का फुल्का याद है ना. तो उसमें मैंने दोनों केस बताए हुए. अभी क्या है कि बिल्कुल स्टार्टिंग बता रहा हूँ, तो पहले मैं ये देख लूं कि बच्चों को इजी समझ में आ जाएगी प्रीपेड का मतलब क्या होता है. प्रीपेड का मतलब होता है कि एडवांस में आप दे चुके हो, लिया नहीं, तो ये आपकी एसेट हो गया, इसलिए डेबिट होगा. सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा, जो इससे समझ में आएगा. ये लो, और कैश इसमें नहीं आनेगा. इसमें दो केस होते हैं, वो दोनों केस में समझाता हूँ आपको अभी. देखो अब यहाँ पे इस केस को समझना बेटा सारे बच्चे. जब ये मुद्दा उठ गया है तो इस मुद्दे को पूरा समझा के हटेंगे. अभी लिखना नहीं, पहले समझना है इसको. हमारे पास एक वर्कर है, वन वर्कर, एट द रेट ऑफ ₹2000 per month. He had worked
फॉर होल ईयर, उसने मेरे यहाँ पूरे साल काम करा। तो मेरे यहाँ कितने महीने काम करा? पूरे 12 महीने काम करा। तो हिज टोटल सैलरी इज ₹12 इंटू 2000। But during the year, अब जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं ना, बीच में बेटा समझने पे ध्यान दो, लिखने पे ध्यान ना दो, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। ये नहीं कि मैं आपको बीच में शाबाशी देना शुरू कर दूंगा, वाह बेटा आपने बिल्कुल सही रिप्लाई किया, ये क्या हो गया। समझो ये टॉपिक इजी नहीं है। बट ड्यूरिंग द ईयर वी हैव paid him in total ₹30,000, 30,000। $30,000। अब मैं उसको 30,000 टोटल दे चुका हूं, लेकिन उसकी बैठती कितनी है? 24,000। अब इस चीज की एंट्री करनी है। नाउ आई कम टू नो, अब मुझे पता चला दैट आई हैव पेड ₹6,000 इन एडवांस, कि मैं उसे 6,000 रुपए पहले से ही एडवांस दे चुका हूं, यानी कि प्रीपेड दे चुका हूं। काम मैंने लिया 12 महीने का, यानी कि काम तो मैंने लिया 24,000 रुपए का, और पे मैंने कर दिए 30,000 रुपए। तो जो 6,000 रुपए मैंने ज्यादा दिए वो है प्रीपेड। पर मुझे पता अब चला, पे करने के बाद पता चला बेटा, पे करते हुए पता नहीं चला, पे करने के बाद पता चला। जब भी क्वेश्चन में लिखा आ जाए ऐसे प्रीपेड सैलरी, तो उसका मतलब यही होता है। ये पूरी के पूरे जो ऐसे लिखा है मैंने, इसका मतलब यही होता है कि मुझे पता बाद में चला। ठीक है ना? तो अब इसमें दो बातें हुई। When I actually paid him, तो मैंने एंट्री की होगी, जब भी मैंने उसको सैलरी दी होगी तो मैंने लिखा होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पूरे साल में मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया होगा 30,000 रुपए। बट I had to debit the salary only with 24,000, क्योंकि मैंने उससे काम तो 24 का ही लिया, मैंने उससे काम तो 24 का ही लिया, पैसे मैं दे चुका हूं 30 के। बेटा इस साल में मैं खर्चों को डेबिट, यानी कि सैलरी डेबिट 24,000 से ज्यादा कर ही नहीं सकता, चाहे मैं कम पे करूं चाहे ज्यादा पे करूं। सैलरी अकाउंट डेबिट तो 24 करना पड़ेगा, यानी खर्चे मेरे पूरे 24 माने जाएंगे, चाहे मैंने 20 पे किए हूं चाहे 30 पे किए हूं, क्योंकि खर्चे डेबिट उतने रुपए से होते हैं जितने रुपए मेरे ड्यू बैठते हैं, जितना मैंने काम लिया है, चाहे मैंने पे किए हो चाहे मैंने पे ना किए हो। लेकिन सैलरी डेबिट मैंने गलती से कितना कर रखा है? गलती से मैंने कर रखा है 30,000। तो मुझे सैलरी के डेबिट में से 6,000 घटाने हैं, मुझे सैलरी के डेबिट में से 6,000
घटाने हैं तो मैं सैलरी को क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए से? 6,000 से। तो ये वाली गलती तो सुधर जाएगी। जो 30 कर रखे थे वो 30 में से 6 मैंने क्रेडिट कर दिए, तो वापस सैलरी कितने से डेबिट हो जाएगी? 24 से डेबिट हो जाएगी। और डेबिट क्या होना चाहिए था? वो जो 6,000 रुपए मैंने एडवांस में दिए उसके लिए डेबिट होना चाहिए था प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी अकाउंट का ये लॉजिक है बेटा। ये एंट्री हम इसलिए करते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो इसका। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की सैलरी मोस्टली जगह पे रटवाई जाती है, तो रटने पे बच्चों को आसान लगती है। 90% बच्चों को रटना बहुत आसान लगता है कि सर बता दो बस। जैसे मैंने बताया प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। इशिका बोलो बेटा। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर प्रीपेड वाले में सर कैश डेबिट नहीं होना चाहिए, वो क्रेडिट नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, दो बातें होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर दो बातें होती हैं। इसके अंदर ये होता है कि मैंने जब सैलरी एडवांस में पहले पे कर दी और पता मुझे बाद में चला, तो मैंने वाला केस बताया अभी आपको कि जो सैलरी मैं ऑलरेडी दे चुका, पता मुझे बाद में चला। आप लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर ज्वाइन किए होंगे मेरे आउटसाइड प्रीपेड के, याद है ना? कुछ हल्का फुल्का याद है ना? तो उसमें मैंने दोनों केस बताए हुए हैं। अभी क्या है कि बिल्कुल स्टार्टिंग बता रहा हूँ, तो पहले मैं ये देख लूं कि बच्चों को इजी समझ में आ जाएगी प्रीपेड का मतलब क्या होता है। प्रीपेड का मतलब होता है कि एडवांस में आप दे चुके हो, लिया नहीं तो ये आपकी एसेट हो गया, इसलिए डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा जो उससे समझ में आएगा। ये लो। और कैश इसमें नहीं आने का। इसमें दो केस होते हैं आने का, वो दोनों केस में समझाता हूँ आपको अभी। देखो अब यहाँ पे इस केस को समझना बेटा सारे बच्चे। जब ये मुद्दा उठ गया है तो इस मुद्दे को पूरा समझा के हटाएंगे। अभी लिखना नहीं, पहले समझना है इसको। हमारे पास एक वर्कर है, वन वर्कर, एट द रेट ऑफ ₹2,000 per month. He had worked for whole year. उसने मेरे यहाँ पूरे साल काम करा। तो मेरे यहाँ कितने महीने काम करा? पूरे 12 महीने काम करा। तो his total salary is ₹12 into 2,000। But during the year अब जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं ना, बीच में बेटा समझने पे ध्यान दो, लिखने पे ध्यान ना दो, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। ये नहीं कि मैं आपको बीच में शाबाशी देना शुरू कर दूंगा, वाह बेटा आपने बिल्कुल सही रिप्लाई किया, ये क्या हो गया। समझो ये टॉपिक इजी नहीं है। बट ड्यूरिंग द ईयर वी हैव पेड हिम in total ₹30,000, 30,000। ₹30,000। अब मैं उसको
30,000 टोटल दे चुका हूं, लेकिन उसकी बैठती कितनी है? 24,000। अब इस चीज की एंट्री करनी है। नाउ आई कम टू नो, अब मुझे पता चला दैट आई हैव पेड ₹6,000 इन एडवांस, कि मैं उसे 6,000 रुपए पहले से ही एडवांस दे चुका हूं, यानी कि प्रीपेड दे चुका हूं। काम मैंने लिया 12 महीने का, यानी कि काम तो मैंने लिया 24,000 रुपए का, और पे मैंने कर दिए 30,000 रुपए। तो जो 6,000 रुपए मैंने ज्यादा दिए वो है प्रीपेड। पर मुझे पता अब चला, पे करने के बाद पता चला बेटा, पे करते हुए पता नहीं चला, पे करने के बाद पता चला। जब भी क्वेश्चन में लिखा आ जाए ऐसे प्रीपेड सैलरी, तो उसका मतलब यही होता है। ये पूरी के पूरे जो ऐसे लिखा है मैंने, इसका मतलब यही होता है कि मुझे पता बाद में चला। ठीक है ना? तो अब इसमें दो बातें हुई। When I actually paid him, तो मैंने एंट्री की होगी, जब भी मैंने उसको सैलरी दी होगी तो मैंने लिखा होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पूरे साल में मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया होगा 30,000 रुपए। बट I had to debit the salary only with 24,000, क्योंकि मैंने उससे काम तो 24 का ही लिया, मैंने उससे काम तो 24 का ही लिया, पैसे मैं दे चुका हूं 30 के। बेटा इस साल में मैं खर्चों को डेबिट यानी कि सैलरी डेबिट 24,000 से ज्यादा कर ही नहीं सकता, चाहे मैं कम पे करूं चाहे ज्यादा पे करूं। सैलरी अकाउंट डेबिट तो 24 करना पड़ेगा, ये खर्चे मेरे पूरे 24 माने जाएंगे, चाहे मैंने 20 पे किए हूं चाहे 30 पे किए हूं, क्योंकि खर्चे डेबिट उतने रुपए से होते हैं जितने रुपए मेरे ड्यू बैठते हैं, जितना मैंने काम लिया है, चाहे मैंने पे किए हो चाहे मैंने पे ना किए हो। लेकिन सैलरी डेबिट मैंने गलती से कितना कर रखा है? गलती से मैंने कर रखा है 30,000। तो मुझे सैलरी के डेबिट में से 6,000 घटाने हैं, मुझे सैलरी के डेबिट में से 6,000 घटाने हैं। तो मैं सैलरी को क्रेडिट कर दूंगा कितने रुपए से? 6,000 से। तो ये वाली गलती तो सुधर जाएगी, जो 30 कर रखे थे वो 30 में से 6 मैंने क्रेडिट कर दिया, तो वापस सैलरी कितने से डेबिट हो जाएगी? 24 से डेबिट हो जाएगी। और डेबिट क्या होना चाहिए था? वो जो 6,000 रुपए मैंने एडवांस में दिए उसके लिए डेबिट होना चाहिए था प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी अकाउंट का ये लॉजिक है बेटा, ये एंट्री हम इसलिए करते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो इसका। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की सैलरी मोस्टली जगह पे रटवाई जाती है, तो रटने पे बच्चों को आसान लगती है। 90% बच्चों को रटना बहुत आसान लगता है कि सर बता दो बस, जैसे मैंने बताया प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, तो कई बच्चों को याद हो गई, पहले वाले भी याद थी, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज केस में भी। लेकिन अगर लॉजिक समझना चाहते हो तो लॉजिक फिर पूरा समझना पड़ता है, और लॉजिक हमेशा हर चीज का डीप होता है, थोड़ा सा टफ लगता ही है। इनकम नॉट रिसीव, हम सर्विस दे चुके हैं लेकिन उससे रिलेटेड इनकम हमको नहीं मिली, इनकम नॉट रिसीव्ड।
सर्विस दे चुका हूं लेकिन उससे रिलेटेड इनकम नहीं मिली। मैंने एक शॉप किराए पे दी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, कि मैंने एक शॉप किराए पर दी एट ₹3,000 पर मंथ फॉर होल ईयर, पूरे साल के लिए। बट आई रिसीव्ड एज रेंट ओनली ₹30,000। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे कुल कितना किराया मिलना चाहिए था? मुझे कुल किराया मिलना चाहिए था बेटा 3000 एक महीने का है, 12 महीने का हो गया 36,000, 36,000 ये मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन मिला मुझे कितना है? 30,000। तो इसे बोलते हैं, क्वेश्चन में तो ये लिखा आएगा सिर्फ एक्रूड रेंट रुपीज, एक्रूड रेंट ₹6,000। दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम है, बस ये इनकम के लिए यूज होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए यूज होता है, लेकिन ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। तो एक्रूड हो या आउटस्टैंडिंग हो, बात सेम है। तो ये मैं इनकम की बात कर रहा हूँ बेटा, ये इनकम की बात कर रहा हूँ, पहले मैं एक्सपेंस की बात कर रहा था। तो एक्रूड इनकम हो गई या आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई, बात एक ही है। वो मैंने देना था और ये मैंने लेना है। एक्रूड रेंट मीन्स वर्क गिवन, काम मैं दे चुका हूं, पेमेंट नॉट रिसीव्ड, पेमेंट अभी तक मिली नहीं है। ठीक है ना? तो ये पैसा मैंने लेना है, इसलिए मेरी क्या हो गई? एसेट्स, इसलिए मेरी एसेट्स हो गई। अब ये एसेट हो गई तो सिंपल सी बात है, डेबिट होगी। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्योंकि काम तो मैंने पूरा 36 का दिया है, काम तो मैंने 36 का दिया है, तो इनकम तो क्रेडिट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि 30 मुझे मिल चुके हैं। तो टू रेंट यहाँ पे 30 किया होगा मैंने, 6,000 का टू रेंट में और कर दूंगा, तो टू रेंट तो पूरा 36 हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि इनकम और एक्सपेंस उतने ही दिखाए जाते हैं टोटल, जितना काम ले चुके हैं या दे चुके हैं, पेमेंट से कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है ना? और एक्रूड में कितना आएगा? जितना मैंने अभी भी लेना है, जो मुझे अभी तक नहीं मिला। तो टू रेंट में भी 6 आएंगे, क्योंकि ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितना किराया मुझे अभी तक नहीं मिला। तो एक्रूड अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये एंट्री बैठेगी। ये क्योंकि एसेट है और एसेट डेबिट होती है, ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है बेटा। आप अगर शुरू में पहचान जाओ कि एसेट है, लायबिलिटी है, तो एंट्री करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
तो जो मैंने आज एंट्री समझाई है डिफिकल्ट एंट्रीज, वो मैंने आज समझाया। लो मैं आपको समरी बताई देता हूँ। ओके सर। मैं पहले समरी बताता हूँ। मैंने बताया आज आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक मैंने बताया प्रीपेड एक्सपेंस, और एक मैंने बताई है एक्रूड इनकम। इन तीनों में कैश का कोई यूज नहीं है। ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होगी, आप एंट्री में चेक कर सकते हो। ये आपकी एसेट है, इसलिए डेबिट होगी। ये आपकी एसेट है, इसलिए डेबिट होगी। अभी मैंने इतना समझाया, तो ये क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि लायबिलिटी है। ये एसेट है, तो इसलिए ये जो वर्ड है ये डेबिट में आएगा। ये भी एसेट है, तो ये वर्ड डेबिट में आएगा। और उसी से रिलेटेड जो दूसरा अकाउंट है वो उसकी दूसरी साइड में आता है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस लिख दिया मैंने, सैलरी है, रेंट है, कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे एक्सपेंस वर्ड ही आएगा। एक्रूड इनकम डेबिट हो गया, तो इनकम वर्ड ही आएगा। ये समराइज हो गया। बाकी कल बात करते हैं, और जो दिक्कत होगी, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा।